वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी लोक सेवा आयोग राजस्थान के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्ज़ाम 2020 में EAFM का जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट, उसके जो टोटल 150 MCQs आते हैं, जिसमें से 75 MCQs को हमने पिछली क्लास में देखा था। आगे के जो 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, मुद्रा की मांग के लिए किन्स के सिद्धांत में नकदी रखने के पीछे क्या प्रेरणा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जब आपको पिछला पेपर सोल्व कराया था उस समय मैंने आपको कहा था कि इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उसके बाद में अगली बार जब अपन सेकंड पार्ट में इसको देखेंगे। तो देखिए, मुद्रा की मांग के बारे में किन्स का जो तरलता पसंदगी सिद्धांत है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है किन्स की, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि मुद्रा की जो मांग है उसके 3 कारण होते हैं। मतलब लोग मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखते हैं, तो नकद रूप में मुद्रा को 3 कारणों से रखा जाता है। सबसे पहला है लेन देन उद्देश्य, जिसको हम व्यापार प्रेरणा कहते हैं, और ये किसके ऊपर निर्भर करता है? आय के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा हमारा है प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी या सतर्कता उद्देश्य। ठीक है, भविष्य में अनिश्चितता, भविष्य में अचानक आकस्मिक कोई भी खर्चा आ जाए, उसके लोग क्या करते हैं? मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखना पसंद करते हैं। और तीसरा सट्टेबाजी, बाजार में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो फ्लक्चुएशन आता है, उसका फायदा उठाने के लिए लोग क्या करते हैं? मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखते हैं। तो ये तीनों कारण बताए थे प्रोफेसर किन्स ने, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, जब बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा की सट्टेबाजी मांग। ये भी हमारा किन्स का जो तरलता पसंदगी सिद्धांत है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, उसी के साथ में संबंधित है। उन्होंने क्या बताया कि लोग अपने पास में सट्टेबाजी उद्देश्य के लिए, ठीक है, मुद्रा को नकद रूप में रखना कब पसंद करेंगे? जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो बॉन्ड हैं, अगर उनकी कीमतें बढ़ेगी तो लोग अपने पास में नकद रूप में कम रखना चाहेंगे। मतलब सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की जो मांग होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि लोग अब बॉन्ड खरीदेंगे ताकि उनसे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें एक तरह से। अगला है, मुद्रा पूर्ति से अर्थ है। ठीक है, मनी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो मुद्रा पूर्ति का मतलब एक तरह से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में समय के एक निश्चित बिंदु पर कितनी मुद्रा चलन में है। ठीक है, मतलब देखिए, मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ठीक है, स्टॉक कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया? जिसे हम समय के निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। तो स्टॉक या कुल मुद्रा, कुल जो पूर्ति है मुद्रा की, उसका अर्थ किससे होता है? समय के किसी एक निश्चित बिंदु पर अर्थव्यवस्था में जो चलन में मुद्रा प्रयोग की जा रही लेन देन में, या मुद्रा का जो स्टॉक होता है। तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। अगला है, मुद्रा पूर्ति के विचार में तरलता का रास्ता प्रस्तुत किया। ठीक है, जो लिक्विडिटी अप्रोच है मनी सप्लाई की, वो किसके द्वारा दी गई हैं? तो इंग्लैंड में रेड क्लिफ कमीशन का इसके साथ में संबंधित है। ऑप्शन हमारा तीसरा। देखिए, पिछली क्लास में हमने एक प्रश्न देखा था, मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है हार्टले विदर्स की भी है, और साथ में इनमें से जो ऑप्शन दे रखा है उसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वोकर। ठीक है, मनी जो है, मुद्रा है, वो मुद्रा का कार्य करती हैं, ये परिभाषा किसकी है? वोकर की है। ठीक है, लेकिन साथ साथ में हार्टले विदर्स की भी यही परिभाषा है, इसलिए पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि ये जो परिभाषा है वो किसकी है? हार्टले विदर्स की है। ठीक है, लेकिन वोकर ने जो परिभाषा दी है वो भी सेम यही है। अगला देखिए, मौद्रिक नीति का सूचक कौन सा है? ठीक है, मौद्रिक नीति का सूचक अगर हम देखें, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका इंडिकेटर, तो इसमें मौद्रिक आधार, उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी होती हैं, अल्पकालीन ब्याज की दरें। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन 4।
अगला है मौद्रिक नीति का कौन सा उपकरण है। ठीक है, मौद्रिक नीति के लिए दो प्रकार के उपकरण होते हैं, दो भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है आपका क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक उपकरण होते हैं। और मात्रात्मक में कौन कौन से आते हैं, बैंक दर आती हैं, नकद कोष अनुपात, सीआरआर आता है और एसएलआर आता है। ठीक है, तीनों आते हैं, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, और दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो कौन सा होता है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक होता है, जिसमें हम चयनित साख नियंत्रण हो गया आपका, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया, साख की राशनिंग हो गई है, नैतिक प्रभाव होता है, पब्लिसिटी होती है, उन सभी को हम किस में शामिल करते हैं, गुणात्मक के अंतर्गत। तो यहाँ पे मौद्रिक नीति का उपकरण पूछा हुआ है, तो यहाँ पे तीनों, ठीक है, तीनों मौद्रिक नीति के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, 4। अगला है रिजर्व बैंक द्वारा चयनात्मक साख नियंत्रण का निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है। ठीक है, चयनात्मक का मतलब क्या हो गया, जो अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष में साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इसमें देखिए नैतिक प्रभाव को भी सम्मिलित किया जाता है, विज्ञापन भी आ जाता है हमारा, साख की राशनिंग भी आ जाती हैं। जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं, उनको हम किस में शामिल करते हैं, मात्रात्मक में। जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल होते हैं, परिमाणात्मक जिसको हम कहते हैं, उसमें आपका आ जाएगा खुले बाजार की क्रिया। और यहाँ पे कौन सा पूछा हुआ है, चयनात्मक। ठीक है, तो ये चयनात्मक इनमें से कौन सा नहीं होगा, खुले बाजार की क्रियाएं, क्योंकि इसको किसके अंतर्गत शामिल करते हैं, क्वांटिटेटिव में, परिमाणात्मक या मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसलिए। अगला है मौद्रिक नीति है। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको क्या कहा जाता है, राजस्व नीति की विरोधी। ठीक है, सामने कह सकते हैं, राजस्व नीति की हम पूरक कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मतलब अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए अगर फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है तो साथ में जो मौद्रिक नीति है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी अगर दोनों का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये राजस्व नीति की एक तरह से क्या है, पूरक है। ठीक है, आर्थिक मंदी के समय अधिक प्रभावी जो नीति होती है वो कौन सी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है। जो मौद्रिक राजकोषीय नीति होती है उसका प्रयोग आर्थिक मंदी की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है, जैसा कि किन्स ने अपनी पुस्तक में बताया था 1936 में। ठीक है, 1930 के दशक में जब विश्व में मंदी की स्थिति आई थी, तो उस मंदी को दूर करने के लिए किन्स ने क्या बताया था, जो राजकोषीय नीति होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। फिर अगला देखिए, बैंक दर क्या है। ठीक है, बैंक दर किसको कहा जाता है, जिस दर पर किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक, वो क्या करता है, उसके अंडर में जो भी जैसे कि कॉमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक, उनको उधार देते हैं। तो केंद्रीय बैंक जिस दर से व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, या इसको हम रीड डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों के बिलों पर वसूलता है। सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला देखिए, उपाय सरकार की सार्वजनिक ऋण नीति में सहायक हैं। ठीक है, सरकार इनमें से किसका प्रयोग करके जो ऋण है वो ले सकती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम देखें, सरकार को अगर ऋण की आवश्यकता है तो ऋण लेने के लिए वो खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है, जो सरकार है, ठीक है, केंद्रीय बैंक है, वो क्या करता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, तो प्रतिभूतियों को अगर लोग खरीदेंगे तो पैसा किसके पास में आ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम के पास आ जाएगा। तो इसका मतलब सरकार अगर ऋण लेना चाहती है, सार्वजनिक ऋण की जो नीति है उसमें खुले बाजार की क्रियाएं जो होती हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, ऋण नियंत्रण की निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रत्यक्ष और शक्तिशाली है। ठीक है, सारे जो यहाँ पे तरीके लिखे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट मेथड जो लिखी हुई, बैंक दर हो गया, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, सीआरआर हो गया, हमारा परिवर्तनीय नकद आरक्षित अनुपात हो गया, सीमांत आवश्यकताओं का स्थायित्वकरण हो गया, इन सारे तरीकों का प्रयोग करके एक तरह से क्या किया जाता है, अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है।
तो इनमें से प्रत्यक्ष और ज्यादा शक्तिशाली जो है वो कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो को, ठीक है। उसमें अगर परिवर्तन किया जाता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा। अगला है भारत में मौद्रिक नीति का व्यवस्थापन, ठीक है। मौद्रिक नीति जो है बनाने का कार्य कौन करता है? एक तरह से भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, क्या नाम है उसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो एक तरह से क्या करता है? मौद्रिक नीति को रेगुलेट करने का काम करता है, उसको बनाने का काम करता है। फिर है भारतीय मौद्रिक नीति के पुनरीक्षण की समयावधि क्या है? ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है बनाई गई है 2016 में, ठीक है। मौद्रिक नीति एक तरह से क्या करती हैं? 2016 में बनाई, भारत सरकार के द्वारा संगठन किया गया था ब्याज की दर का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं और इनकी एक वर्ष में जैसे 4 बैठक होती हैं। तो यहाँ पे जो पुनरीक्षण किया जाता है, 4 बैठक का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक त्रैमासिक, ठीक है, 3 महीनों में इनकी समीक्षा की जाती है मौद्रिक नीति की। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, भारतीय मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, ठीक है। भारतीय मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? देश में आर्थिक विकास की जो दर है, आर्थिक वृद्धि की दर उसको बढ़ाना, ही बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति की जो स्थिति आती है उसको कंट्रोल करना, एक तरह से ये भी सही लग रहा है। प्राथमिक के क्षेत्रों को साधनों का आवंटन करना, ठीक है, ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है भारतीय मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य विरोधाभासी है? ठीक है, आर्थिक विकास के साथ में कीमत को स्थिर बनाए रखना, आर्थिक विकास के साथ साथ में पूर्ण रोजगार का स्तर बनाए रखना, जो एक्सचेंज रेट होती हैं उनको एक तरह से स्थिर बनाए रखना, ये सारी चुनौतियां उसके सामने होती हैं। ऑप्शन हमारा फोर्थ इसमें सही होगा। अगला देखिए, ये किसने कहा था? स्फीति असंतुलन की वह अवस्था है जिसमें क्रय शक्ति का विस्तार कीमत स्तर में वृद्धि के कारण अथवा प्रभाव होता है। तो ये है पॉल एजिंग की परिभाषा है, सेकंड ऑप्शन। अगला है स्फीति का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन में एक तरह से क्या होता है? अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि की पाई जाती है, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें वृद्धि की एक तरह से स्थिति देखने को मिलती है। तो स्फीति का जो मुख्य कारण है वो यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग अगर बढ़ेगी तो मांग बढ़ने से कीमतें क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा फर्स्ट। अगला है स्फीति का प्रकार कौन सा है? ठीक है, स्फीति का प्रकार अगर हम देखें इनमें से, तो वस्तुओं की मांग बढ़ने से अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उसे हम मांग प्रेरित स्फीति कहेंगे। लागत बढ़ने से अगर कीमतें बढ़ेगी तो उसको हम लागत प्रेरित स्फीति कहेंगे। तो ये सारे एक तरह से क्या है? इसके प्रकार हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा आंसर फोर्थ। अगला है किसने कहा मुद्रा संकुचन मूल्य स्तर के गिरने की वह अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में तेजी से बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे मौद्रिक आय शब्द अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो परिभाषा है वो किसकी होगी? पिगू की, ठीक है। पिगू ने मौद्रिक आय का शब्द का प्रयोग किया है, चाहे हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय की जब हम परिभाषा देते हैं तो उन्होंने क्या बताया था कि उत्पादन का वह भाग जिसको हम मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं। तो मौद्रिक आय अगर आ जाए मापने में तो वहां पे पिगू की परिभाषा होगी। अगला है निम्न में से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का संगठक नहीं है? ठीक है, संगठित मुद्रा बाजार में सारा जो बैंकिंग सिस्टम होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के सारे जो कॉमर्शियल बैंक के, वाणिज्यिक बैंक के, सहकारी बैंक के, इन सभी को हम सम्मिलित करते हैं। जो देशी बैंकर हैं उनको एक तरह से किस में शामिल किया जाता है? असंगठित मुद्रा बाजार में, ठीक है। जो साहूकार होते हैं या महाजन जिनको कहा जाता है, देशी बैंकर, सर्राफ, ये सारे तरह से किस में आते हैं? असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अगला देखिए, मांग मुद्रा बाजार हैं, ठीक है। कोल मनी मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है कि ऐसी मुद्रा जो मांगे जाने पर जिसको चुकाना आवश्यक होता है, ठीक है। मतलब बैंकों के आपसी लेन देन में इसका एक तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसकी समयावधि 1 दिन से लेकर 14 दिन तक की होती है।
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इसमें हमारा तीसरा। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड लोन। ठीक है, बहुत अल्पकालीन समय के लिए ऋणों की जो आवश्यकता होती है वो पूरी की जाती है कॉल मनी के द्वारा। ठीक है, बैंकों का जो आपसी लेन देन होता है उसमें इसका एक तरह से प्रयोग किया जाता है। गुणक क्या है? ठीक है, गुणक क्या बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या निवेश में परिवर्तन होता है तो उससे आय में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि गुणक का जो मान है वो कितना है, 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में अगर 100 करोड़ का निवेश बढ़ता है तो उससे आय में कितनी वृद्धि होगी, 5 गुना। ठीक है, 5 गुना का मतलब क्या हो गया, 100 करोड़ का 5 गुना, 100 इंटू 5 कर दीजिए, 500 करोड़। तो ये गुणक जो होता है वो क्या दर्शाता है, निवेश में परिवर्तन से आय में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात। तो यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, त्वरक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, त्वरक सिद्धांत एक तरह से क्या बताता है, अर्थव्यवस्था में उपभोग में परिवर्तन होने से निवेश में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, उपभोग में परिवर्तन होगा, देखो जब आय बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, वस्तु एवं सेवाओं का प्रयोग ज्यादा करना चाहेंगे, तो उपभोग मांग बढ़ने से उस उपभोग बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कितना निवेश होना चाहिए, कौन बताता है, ये त्वरक सिद्धांत बताता है। जो एक्सीलेटर थ्योरी है वो बताती है, और किसके द्वारा दी गई थी, सबसे पहले ये अल्बर्ट एफ्टालियन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला है, गुणक क्रिया विपरीत रूप से प्रभावित होती हैं। ठीक है, गुणक क्रिया विपरीत रूप से प्रभावित होने का मतलब क्या हो गया कि निवेश बढ़ने से आय बढ़ता है, लेकिन आय में जो कमी आ जाएगी वो किस कारण से आती है, जब अर्थव्यवस्था में आयात बढ़ते हैं। ठीक है, इंपोर्ट अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, आय में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो आयात से एक तरह से क्या होगा, विपरीत रूप से प्रभावित होगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की वर्तमान स्थिति एक तरह से हम कह सकते हैं विकासशील है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। फिर है, भारत सरकार ने राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल किया है? ठीक है, देखिए दो प्रकार की श्रेणियां, विशिष्ट श्रेणी होती हैं, गैर विशिष्ट होती हैं। ठीक है, विशिष्ट श्रेणी में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो पहाड़ी राज्य होते हैं, ठीक है, जहाँ पे उद्योग धंधे लगाना एक तरह से मुश्किल होता है पहाड़ी इलाके होने की वजह से, तो मुख्य रूप से अपने जो पूर्वी 7 राज्य हैं, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसके साथ साथ में 4 राज्य जैसे कि आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, और उसके अलावा जैसे जम्मू कश्मीर अभी तो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो ये एक तरह से विशिष्ट श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो राजस्थान जो है वो किस में आता है, गैर विशिष्ट श्रेणी में, सेकंड ऑप्शन। अगला है, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर एक तरह से क्या हो रही है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, घट रही है। ठीक है, 2011 की अगर हम जनगणना देखें तो जो 2001 से 2011 में वृद्धि दर कितनी थी आपकी, 21.3%। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर है पूरे दशक में कितनी रही है, 21.3। इससे पहले अगर हम 2001 में देखें तो 2001 में जो वृद्धि दर थी वो 28% के आसपास थी। 1981 में अगर हम देखें तो 32-33% के आसपास थी। इसका मतलब क्या हो गया, राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या हो रही है, निरंतर कम होती जा रही है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में अगर हम देखें तो। अगला है, किस फसल के उत्पादन में राजस्थान वर्ष 2018-19 में देश में अग्रणी रहा है? तो देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो किसका होता है, सरसों और राई का। तो 2018-19 में भी सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ है वो किसका हुआ था, सरसों का। अगला है, राजस्थान के आर्थिक विकास में कौन सी समस्या है? ठीक है, भौगोलिक समस्या भी देखने को मिलती है क्योंकि अधिकांश भाग रेतीला है, पानी की कमी पाई जाती है, कृषि एक तरह से मानसून के ऊपर निर्भर होती हैं, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं उपरोक्त सभी। अगला है, राजस्थान के कृषिगत विकास में मुख्य समस्या।
ठीक है। कृषि विकास की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, लेकिन सबसे मुख्य समस्या अगर हम देखें तो अधिकांश जो कृषि वो एक तरह से क्या है, वर्षा के ऊपर आधारित है, और वर्षा एक तरह से क्या होती है, अनियमित होती है या कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चितता है उसकी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें सही। अगला देखिए, राजस्थान में तीव्र औद्योगिकरण विकास के लिए सर्वाधिक ध्यान किस तत्व पर दिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी इसमें हो सकती हैं, लेकिन विद्युत आपूर्ति अगर कम दरों पर, उचित दरों पर अगर मिल जाए तो इससे क्या होगा, औद्योगिक विकास की जो गति है वो एक तरह से तेजी हो सकती है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के औद्योगिक विकास में मुख्य समस्या कौन सी है। तो औद्योगिक विकास में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उद्योगों के विकास के लिए मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, आधारभूत संरचना अगर नहीं होगी, सड़कें हो गई, संचार की सुविधा हो गई, बिजली हो गई, ऊर्जा हो गई जैसे, ठीक है, अगर ये नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, औद्योगिक विकास तेजी से नहीं हो सकता है। अगला है, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को कितने मंडल में बांटा गया है। तो पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मरू क्षेत्र हो गया आपका, शेखावटी है, हाड़ौती, मेवाड़, इस तरह से वागड़, तो इस तरीके से 10 होना चाहिए आंसर हमारा। अगला है, स्वर्ण त्रिकोण में कौन से पर्यटन स्थल शामिल हैं। ठीक है, स्वर्ण त्रिकोण की अगर हम बात करें तो भारत का जो मैप है उसमें अगर आप देखो तो एक तरफ आ गया दिल्ली, ठीक है, फिर इसके इधर आप देखो तो जयपुर, और इधर देखो तो आगरा। ठीक है, तो ये मिलके एक तरह से क्या करते हैं, स्वर्ण त्रिकोण के नाम से जाने जाते हैं। तो दिल्ली, जयपुर और आगरा। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, ये हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसमें। अगला है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर्यटन से एक तरह से क्या होता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, रोजगार मिलता है लोगों को, हमारे देश की, हमारे राज्य की जो संस्कृति है, कला है, उसका एक तरह से संरक्षण होता है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ इसमें सही होगा। अगला है, राजस्थान में ग्रीष्मकालीन त्योहार, ठीक है, समर फेस्टिवल और विंटर फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ये दोनों माउंट आबू में मनाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला है, राजस्थान के नियोजन में अब तक किस क्षेत्र को अधिकतम व्यय आवंटित किया गया है। ठीक है, राजस्थान में जो प्लानिंग की गई है, पंचवर्षीय योजनाएं जो बनी हैं, उसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो व्यय हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जैसे कृषि को भी हुआ है, उद्योग धंधों सभी के ऊपर खर्चा किया गया है, लेकिन अधिकतम व्यय जो है इनमें से किसके ऊपर हुआ है, तो वो होना चाहिए हमारा आधारभूत संरचना के ऊपर, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, राजस्थान सरकार के कौन से प्रपत्र में वर्तमान वार्षिक योजना की स्कीम बार आय व्यय अनुमान पेश किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा बजट होता है, बजट एक दृष्टि में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर है, राजस्थान में वेट जो है वो कब से लागू किया, 2006 से। ठीक है, 2006 आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा। ठीक है, 1 अप्रैल 2006 से राजस्थान में वेट, ठीक है, वेट का पूरा नाम क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धन कर जिसको हम कहते हैं। अगला है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली योजना का नाम क्या है, सरस्वती योजना, तीसरा ऑप्शन। अगला है, कौन सा कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित स्कीम है। ठीक है, केंद्र प्रवर्तित स्कीम आपका मरु विकास कार्यक्रम है, बाकी ये जो सारे कार्यक्रम हैं वो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगला है, मृदा और नमी संरक्षण, सिंचाई, विकास, वृक्षारोपण और रोजगार जो हैं वो इनमें से किसके साथ में संबंधित हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन इसमें डीपीएपी के साथ में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, डोंग क्षेत्र विकास कार्यक्रम आहूत किया गया, ये होना चाहिए आपका 95 के आसपास का, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जिले आते हैं। ठीक है, मेवात क्षेत्र जो है वो आपका
भरतपुर और अलवर होना चाहिए। ठीक है, मेवात क्षेत्र जो है वो भरतपुर और अलवर, ठीक है, दोनों सही होंगे। मेवात क्षेत्र मुख्य रूप से जैसे कि हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, और राजस्थान राज्य दोनों में आते हैं, तो राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिले होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, 2 जिले आते हैं इसमें। फिर 121 हमारा है, गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना जो है वो कब शुरू की गई? ठीक है, 2014 में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला है, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिले आते हैं? ठीक है, सीमावर्ती जो क्षेत्र है विकास कार्यक्रम है, इसमें अगर हम देखें तो श्री गंगानगर, बीकानेर, उसके बाद में आपका आना चाहिए जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ठीक है, चारों जो राज्य आपका सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर हम देखें तो 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला देखिए, वातावरण को प्रदूषित करने वाली कौन सी औद्योगिक इकाई है? इसमें आपकी सीमेंट इकाई होना चाहिए। अगला है, राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों को अप्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र कौन देता है? जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ठीक है, आरपीसीबी, आरपीसीबी ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि जो राजस्थान प्रदूषण मंडल है, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई? तो इसमें आपका जो आंसर है वो होना चाहिए 1975 में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें हमारा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान सरकार के पर्यावरण मंत्री, ठीक है, ये पेपर आपका 2022 में हुआ है जैसे, तो उस समय ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, सतत विकास कार्यक्रम 2030 किसने शुरू किया? ठीक है, तो जो एसडीजी कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास संघ के द्वारा, और इसमें 17 लक्ष्य हैं जैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सतत विकास कार्यक्रम 2030 में कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। फिर राजस्थान सरकार में सतत विकास लक्ष्य समिति का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये होना चाहिए आपका मुख्य सचिव। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। अगला है, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच का राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार। ठीक है, ये जो बुक है 1776 में आई थी, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसी के साथ में आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। अगला है, अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। अगला है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, या समष्टि और व्यष्टि शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम यूज किया गया था रेगनर फ्रिश के द्वारा। ठीक है, 1933 में प्रयोग किया गया था शायद। अगला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रयुक्त करती हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको हम खंड विधि कह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा। अगला है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब। ठीक है, इसके लिए आपको देखिए डायग्राम याद रखना है। ये हमारा कुल उपयोगिता वक्र है। ये कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है उस समय सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? 0 होती हैं। तो सीमांत उपयोगिता 0 होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला है, एक प्यासे व्यक्ति को पानी का दूसरा ग्लास कम संतुष्टि देता है।
ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का अधिक प्रयोग करते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सीमांत उपयोगिता, हास नियम, तीसरा ऑप्शन। अगला है अर्थशास्त्र में उदासीनता वक्र विश्लेषण, जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस हैं या जो एक तरह से ऑर्डिनल अप्रोच, क्रमवाचक विचारधारा पे आधारित हैं, वो किसके द्वारा दिया गया था, हिक्स और एलन के द्वारा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा J.R. हिक्स और R.G.D. एलन जो है वो इनडिफरेंस कर्व के साथ में संबंधित हैं। अगला है घटिया वस्तुएं। ठीक है, जो इंफीरियर गुड्स होती हैं उनके संदर्भ में मांग की आय लोच क्या होगी। ठीक है, आय बढ़ने के साथ साथ में जो घटिया वस्तुएं हैं उनकी मांग क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो मांग की लोच है इंफीरियर गुड्स में घटिया वस्तुओं के लिए वो कैसी होगी, ऋणात्मक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आय बढ़ रही है और मांग क्या हो रही है, कम, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव रिलेशन, ऋणात्मक। अगला है जब मांग की लोच ऊंची हो तब सीमांत राजस्व। ठीक है, ये हमारा मांग वक्र है और ये हमारा सीमांत आगम वक्र है। तो देखिए यहाँ इस बिंदु पे जैसे मांग की लोच क्या है, इक्वल टू 1 है, और इससे पहले मांग की लोच क्या है, ग्रेटर देन 1, मतलब मांग की लोच यहाँ पे क्या है, ऊंची है। और जब मांग की लोच यहाँ पे इस भाग में ऊंची है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, ऊंची है, तो उस समय ये जो हमारा सीमांत आगम है, मार्जिनल रेवेन्यू, ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, धनात्मक होता है। जब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है उस समय जो सीमांत राजस्व वो शून्य होगा, और मांग की लोच इकाई से अगर कम होगी, नीचे होगी, कहने का मतलब उस समय सीमांत राजस्व क्या होगा, ऋणात्मक। तो जब मांग की लोच ऊंची होती है, ठीक है, ऊंची का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, तो सीमांत राजस्व क्या होगा, हमारा धनात्मक होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला देखिए, एक और समान मूल्य का लक्षण किस प्रकार के बाजार संरचना में पाया जाता है। ठीक है, वस्तु की कितनी भी इकाइयां बेची जाए, समान मूल्य जो है, ठीक है, वो किस में होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखने को मिलता है। अगला है मांग कीमत पर बड़ा प्रभाव होगा इसमें। ठीक है, अब देखो मांग जो होती है वो कीमत को ज्यादा प्रभावित करेगी, किसमें करेगी, बाजार काल में। ठीक है, मार्शल का जो विश्लेषण उसके अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, बाजार काल का मतलब क्या हो गया, अति अल्पकालीन समय जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है, स्थिर। तो कीमत का जो निर्धारण वो किसके आधार पर होगा, मांग के आधार पर होगा। अगला है शुद्ध एकाधिकार में फर्म तय कर सकती हैं। ठीक है, शुद्ध एकाधिकार की स्थिति है तो इसमें फर्म जो है वो क्या तय कर सकती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, या तो वो क्या कर सकती है, वस्तु की कीमत का निर्धारण कर सकती हैं, और या फिर वो कितनी मात्रा बेचना चाहेगी। दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता है। अगर कोई फर्म वस्तु की कीमत अगर उसने निर्धारित कर दी है कि 10 रुपए रखनी है, तो अब कितनी मात्रा बेचेगी उसका निर्धारण वो एकाधिकारी फर्म नहीं कर सकती है। या एकाधिकारी फर्म चाहे कि उस वस्तु की उसको 100 मात्रा बेचनी है तो कीमत कितनी होगी, मतलब दोनों का निर्धारण, कीमत और बेची जाने वाली मात्रा दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों में से एक का निर्धारण ही वो कर सकती है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सी विक्रय लागत है। ठीक है, विक्रय लागत किसको हम कहते हैं, विज्ञापन के ऊपर जो खर्चा आता है, विज्ञापन लागत। अगला है उत्पादन फलन किसके बीच में संबंध को बताता है। ठीक है, उत्पादन फलन इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन को बताता है। उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसको दर्शाता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, एक फर्म के भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन को बताता है। औसत उत्पाद अधिकतम होता है जब, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन जो है जब अधिकतम होगा उस समय क्या होगा, तो इसके लिए आपको डायग्राम याद रखना है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम है। इसमें हमारा सीमांत आगम वक्र है,
ठीक है, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व हो गया। एवरेज प्रोडक्शन कर्व ये हमारा होता है इस तरीके से। अब देखिए जो औसत उत्पादन है वो किस बिंदु पे अधिकतम है, यहाँ पे। तो जब औसत उत्पादन अधिकतम है उस समय वो किसके बराबर है, सीमांत उत्पादन के बराबर हैं। तो करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन हमारा। औसत उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन क्या होते हैं उस समय, बराबर। अगला है पैमाने का प्रतिफल अवधारणा संबंधित है। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल रिटर्न टू स्केल जो है किसके साथ में संबंधित हैं, दीर्घकाल। ठीक है, और दीर्घकाल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में फर्म कौन सी अवस्था में संचालन करेगी। तो फर्म का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना। और अधिकतम लाभ कमाने के लिए फर्म क्या करेगी, कहां पे उत्पादन करेगी, जहां पे उसका जो सीमांत उत्पादन है वो धनात्मक होता है। तो ये किस में होता है, द्वितीय अवस्था में होता है। ठीक है, जो द्वितीय अवस्था होती है, एक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए द्वितीय अवस्था में रहना चाहेगी, जिसमें किसी भी उत्पादन का जो योगदान है साधनों का वो ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए अगला है सीमांत लागत का विचार निम्न में से निकटता से संबंधित है। ठीक है, सीमांत लागत एक तरह से क्या होती है, कुल लागत में जो परिवर्तन होता है। इसका मतलब जो परिवर्तनशील लागत होती है, क्योंकि सीमांत को मापते किसके आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, इसलिए ये परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट के साथ में संबंधित होगा। अगला है लगान का भुगतान किया जाता है क्योंकि जमीन जो भूमि होती है वो एक तरह से क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, और स्थिर होने का मतलब क्या हो गया, भूमि की जो पूर्ति है वो क्या होती है, पूर्णतया बेरोजगार होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जो साधन जितना अधिक बेरोजगार होगा उसको उतना ही लगान मिलेगा। तो लगान को, भूमि को लगान मिलने का कारण क्या हो सकता है, भूमि की पूर्ति क्या होती है, पूर्णतया बेरोजगार होती है। और फिर अंतिम प्रश्न जो आया था हमारे पेपर में वो था मजदूरी का कौन सा सिद्धांत अमेरिकी अर्थशास्त्री वोकर के साथ में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अगर हम जीवन निर्वाह सिद्धांत की बात करें तो जीवन निर्वाह सिद्धांत एक तरह से क्या बताता है कि जो श्रमिक है उनको इतनी मजदूरी दी जाए जिससे कि वो अपने जीवन निर्वाह को करने, न्यूनतम आवश्यकता है उसको पूरा करने में एक तरह से वो सक्षम हो जाए, जो रिकार्डो के द्वारा दिया गया था, और इसको हम मजदूरी का लोह नियम भी कहते हैं। दूसरा मजदूरी कोष सिद्धांत एक तरह से एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। ठीक है, और जो एक तरह से क्या बताता है, उद्यमी के पास में जो फंड होता है, इतना फंड होता है कि वो श्रमिकों को भुगतान करने हेतु उपलब्ध होता है। और ये एक तरह से किसके ऊपर निर्भर करता है, मजदूरी जो होती है पूंजी की मात्रा या उपलब्ध जो फंड होता है और श्रम शक्ति का आकार क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। जो मजदूरी का अवशेष सिद्धांत है वो वोकर के साथ में संबंधित है। ठीक है, अमेरिकी अर्थशास्त्री। और ये सिद्धांत एक तरह से क्या बताता है, उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। तो श्रम के अलावा बाकी साधनों को भुगतान करने के बाद में जो शेष बचता है उसको उन्होंने क्या कहा था, मजदूरी कहा था। इसलिए करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। और मजदूरी का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, ठीक है, जो जेबी क्लार्क, विक स्टेट के साथ में संबंधित है, इन्होंने क्या बताया था कि श्रमिकों को उनकी सेवाओं के बदले मजदूरी कितनी दी जानी चाहिए, उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर। तो वोकर अर्थशास्त्री का जो सिद्धांत है मजदूरी का वो कौन सा है, मजदूरी का अवशेष अधिकार सिद्धांत। अब ये क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए हैं इसमें आपको किसी तरीके का कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा।